हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जो हाल ही में 8 तारीख को CISF LDC का एग्ज़ाम हुआ था, जिसको UPSC कंडक्ट करवाती है। उसके जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए इसमें देखते हैं। सामान्य योग्यता परीक्षण और बुद्धिमत्ता से मिक्स क्वेश्चन है। इसमें कुछ CSET के भी हैं, कुछ GS के भी। हमें इसमें GS के देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन साइंस का है। कोई तेज गति वाला कैरम स्ट्राइकर कैरम की गोटियों के स्तंभ में से केवल कैरम की निचली गोटी को विस्थापित करता है। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना इस प्रभाव की सही व्याख्या करती है? इसका मतलब है कि कैरम की गोटियां ऐसे लगी हुई हैं लाइन से, ठीक है। अब एक बंदा क्या करता है, हिट करता है नीचे वाली गोटी को, तो नीचे वाली गोटी क्या हो जाएगी, सीधे हट जाएगी और ऊपर वाली सीधे धड़ 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 नीचे गिर जाएगी। तो इसमें होता है न्यूटन की गति का प्रथम नियम, ठीक है। जो वस्तु विराम में है वो विराम में रहने का प्रयास करती है। यानी कि जब हम नीचे वाली गोटी को टच करते हैं ना, तो नीचे वाली गोटी कोशिश करती है कि मैं वहीं रहूं जहां वो थी, लेकिन वो नहीं रह पाती, वो हट जाती है, जिसके कारण ऊपर वाली गोटियां क्या हो जाती है, उनको स्तर नहीं मिल पाता और वो सीधे नीचे गिर जाती है। तो यहाँ पे आंसर है न्यूटन की गति का फर्स्ट लॉ, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ध्वनि तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं, ये गलत है, अनुदैर्घ्य होती हैं। ध्वनि तरंगें उसी परिवर्तन के नियम का अनुसरण करती है जैसे कि प्रकाश तरंगें, ये सही है, ठीक है। तीसरा है, ध्वनि तरंगें कम सघन माध्यम में द्रुततर वेग से गमन करती है, बिल्कुल गलत। ध्वनि तरंगें वायुमंडल के साथ निर्वात में भी गमन, निर्वात में ध्वनि में सुनाई नहीं दे सकती, तो आंसर है बी। ये क्वेश्चन हम इसलिए करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम UPSC के माइंड सेट को जाना चाहते हैं। जो आगामी प्रीलिम्स का एग्जाम है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें वही क्वेश्चन देखेंगे जो संभावना है आने की। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों और उनके योगदान के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? चार्ल्स डार्विन ने वंशानुगति का नियम दिया था, नहीं, इसने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नियम दिया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकी का नियम दिया था, प्राकृतिक वर्णन बोल रहा है, नहीं। RH व्हिटेकर ने दिया था 6 जीवन जगत के नियम का वर्णन, बिल्कुल गलत है। अर्नेस्ट मेयर ने दिया था जैविक प्रजाति अवधारणा, बिल्कुल। इन्होंने कहा था जो प्रजाति होती है जो जैविक रूप से आपस में क्या करती है, प्रजनन करती है, उस तरीके की इन्होंने अवधारणा दी थी। इसका आंसर अर्नेस्ट मेयर, ठीक है। उसके बाद है अगला है आपका साइंस का क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट लगा हमें, जो आने की संभावना है। निम्नलिखित में से कौन से समजात अंग का उदाहरण नहीं है? पक्षियों के पंख और तितलियों के पंख एक जैसे नहीं होते, समजात नहीं है। अश्वों के अग्रपाद और मानव के हस्ते एक जैसे हो सकते हैं। चमगादड़ों के पंख और डॉल्फिन के अरित्र फिलिपर एक जैसे हो सकते हैं। बोगेनविलिया का कंटक और कुकुरबिट्टा का प्रतान ये एक जैसे हैं, लेकिन मच्छियों के पंख तितलियों के पंख एक जैसे नहीं है। फिर है एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इन्वायरमेंट का, जैव विविधता के बाह्य स्थानीय संरक्षण, XC2 कंजर्वेशन। सबसे पहले XC2 कंजर्वेशन क्या होता है? जिसमें हम किसी प्राणी या जीव जंतुओं को क्या करते हैं, उनके जो प्राकृतिक स्थल है उससे बाहर ले जाकर उनके लिए ना एक संरक्षण केंद्र बनाते हैं। जैसे चिड़ियाघर उनका प्राकृतिक आवास नहीं है, बल्कि हमने उसको जानबूझ के बनाया है। तो ऐसा कौन सा है जो XC2 में आता है? देखो, जो पवित्र उपवन होते हैं ना, वो उसी जंगल में पाए जाते हैं, उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये नहीं हो सकता। राष्ट्रीय उद्यान भी उसी जंगल उसी वन को बनाया जाता है, ठीक है, कहीं अदर नहीं ले जाना पड़ता जीव जंतुओं को। वन्य जीव अभ्यारण्य भी उसी एरिया में बनता है। लेकिन जो प्राणी उद्यान वनस्पति उद्यान है, इनको आर्टिफिशियल रूप में बाहर जाके बनाया जाता है। इसमें ना प्राणियों को वनस्पतियों को अलग से रखा जाता है। तो XC2 का उदाहरण यही है, प्राणी उद्यान वाला, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पौधे की विशिष्ट संरचनाएं कौन सी हैं जो स्टोमेटा के रंध्रों के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती हैं? ये है द्वार कोशिकाएं, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा यहाँ पे साइंस के क्वेश्चनों को जो हमें लग रहे हैं इंपॉर्टेंट है, शायद पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अब आगे देखते हैं कुछ मिक्स क्वेश्चन जो इकोनॉमी वगैरह के हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, जो किसी भी देश में ना श्रम बल के सर्वेक्षण का अनुमान लगाता है या फिर सर्वे निकालता है, में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, यह सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 2017 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। दूसरा है, इसका उद्देश्य चालू साप्ताहिक स्थिति के अनुसार केवल शहरी क्षेत्र के लिए 3 माह के अल्पकालिक अंतराल में प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का आकलन करना है, बिल्कुल सही है, ये दोनों कथन सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, संधारणीय आवास के लिए राष्ट्रीय मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इसका उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को प्राप्त करने के लिए ग्रीन हाउस उत्सर्जन की तीव्रता के न्यूनीकरण हेतु न्यून कार्बन शहरी विकास को बढ़ावा देना है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सही है। दूसरा है, इसका उद्देश्य 2005 के स्तर से 2035 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 30 से 35% कम करना है। 30 से 35 नहीं है, ये नया आंकड़ा आ चुका है, 45% है, तो दूसरा गलत हो गया, तो आंसर इज ए, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं UPSC में पूछे जा सकते हैं, तो वहाँ पर डाटा ज़्यादातर गलत ही रहता है। उसके बाद है ये वाला बढ़िया क्वेश्चन है, ये बोल रहा है जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के संबंध में
जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के अधीन निम्नलिखित में से कौन कौन से मिशन आते हैं। तो इसमें इसने कुछ मिशन दे रखे हैं। ऐसे वाले क्वेश्चन में ना ज़्यादातर सही रहते हैं, क्योंकि बहुत कम चांसेस है कि कोई अलग सा मिशन दे देगा, उसका लाभ अपना भी पता लग जाता है। सौर ऊर्जा मिशन भी इसी में आता है, जल मिशन भी इसी में आता है, जलवायु परिवर्तन के रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन भी इसी के अंतर्गत आता है। इसमें ना है 3 तो ये हैं, बाकी 5 और आते हैं। टोटल इसमें 8 मिशन आते हैं। ठीक है, इसमें सुस्थिर निवास का नियम भी है, विकसित ऊर्जा दक्षता का नियम भी है, हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र का नियम भी है, हरित भारत राष्ट्रीय मिशन भी है, इसमें सतत कृषि भी है, इसमें जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीति ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसमें 8 मिशन आ सकते हैं। हो सकता है यूपीएससी में 8 के 8 ही पूछे या कुछ चेंज कर दे, तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना होगा इन क्वेश्चनों को। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, आपने स्कीम देखी होगी पीएम धन धान्य कृषि योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसका लक्ष्य है सभी उच्च प्रदर्शन करने वाले कृषि जिलों को शामिल करना। अब पहले यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्यों? उच्च प्रदर्शन वाले जिलों को शामिल कर दिया तो फायदा क्या रहा? किसी भी योजना का ज़्यादातर जो उद्देश्य होता है वो ऐसे वर्ग को टारगेट करना होता है जो वंचित हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे जिले आएंगे ना जो पिछड़े हुए होंगे। ठीक है, तो उत्कृष्ट वाले नहीं होंगे। जहाँ जहाँ एक है वहाँ काट दो, एलिमिनेट हो चुका है। तो 2 और 3 आंसर है, देखने की भी जरूरत नहीं है, दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका 20वां, मिशन लाइफ। मिशन लाइफ के बारे में बताना है। यह उपभोक्तावाद को बढ़ावा देने के प्रकल्प। अब उपभोक्तावाद अपने आप में एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। नेगेटिव का मतलब, उपभोक्तावाद का मतलब क्या होता है कि केवल उपभोग पर ध्यान देना, जिसमें समाजवाद की अवधारणा नहीं होती, जिसमें सामाजिक रूप से गरीब तबकों पर या किसी वंचित वर्ग पर या किसी पॉजिटिव स्टेटमेंट पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि उसमें उपभोग पर ध्यान दिया जाता है। ये नहीं हो सकता है। यह योजना में ग्रह हितैषी प्रो प्लेनेट पीपुल नामक व्यक्तियों की एक वैश्विक अवधारणा, वैश्विक नेटवर्क तैयार करना, उन्होंने पोषित करना शामिल है। ये सही है बिल्कुल। ठीक है, तो हम देख रहे हैं, इनसे हम जांच कर रहे हैं कि किस तरीके से यूपीएससी का माइंड सेट है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सीसेट के आ गए थे, इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। सीसेट के क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे हम इसमें। उसके बाद है आपके अगले क्वेश्चन हम देखेंगे कौन कौन से आ सकते हैं इसमें इंपॉर्टेंट। ये सारे सीसेट के क्वेश्चन है। इसके बाद है हिस्ट्री का पोर्शन। हिस्ट्री काफ़ी अच्छे लेवल की पूछी है, इसमें कुछ डायरेक्ट फैक्चुअल लेवल है, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। अब इसमें देखो है, पहला है साला भोग। साला भोग क्या है? साला भोग है तुम्हारा किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि। ये सब चोल काल के हैं, ये चोल पीरियड का। ठीक है, उसके बाद है तुम्हारा वेलन वगैरह। वेलन वगैरह तुम्हारा गैर कृषकों को दी गई भूमि। तो देख लो इसमें स्टेटमेंट जो जो मैच हो रहे हैं। पहले का है 3, पहले का 3, इसमें पहले का 3 है, सी का 4, सी का 4 आंसर इज ये। यानी कि पलीचंदम क्या है? जैन संस्थानों को दी गई भूमि है। ठीक है, और तिरुनामट्टकानी क्या है? मंदिरों को दी गई दान में भूमि है। ये ध्यान रखना। हो सकता है डायरेक्ट चौल से कुछ और क्वेश्चन पूछ ले। हड़प्पा वालों के बारे में क्या बोल रहा है? हड़प्पा के कृषि ज्ञान के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कालीबंगन सोरतुघई में जोते गए खेत बनावली में हल्के पक्की मिट्टी के निर्देश का प्रमाण मिला है। बिल्कुल सही है। वहाँ उन्नत फसल कटाई यंत्रों का प्रचुर मात्रा में। अभी देखो नेगेटिव स्टेटमेंट है, हम कह सकते थे कि थोड़ा बहुत मिला होगा। प्रचुर का क्या मतलब है? प्रचुर गलत है। हड़प्पा वासियों को गेहूं की जानकारी नहीं थी। नहीं, हमने देखा है मेयरगढ़ में या बहुत सारी जगहों में मिले हैं भाई गेहूं के प्रमाण। ये गलत है। यानी कि केवल एक ही कथन सही है इसमें। यानी कि हड़प्पा भी इस बार उसकी थीम में है, पूछ सकता है हड़प्पा। ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन मुश्किल ही आएंगे। भारत में बृहत लोह इस्पात उद्योग के निर्माण की दृष्टि से लोह अयस्क निक्षेपों की खोज करते हुए अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेड और दोराबजी टाटा द्वारा 1904 में आज के छत्तीसगढ़ की यात्रा कर रहे थे। इस यात्रा के दौरान वे लोह अयस्क से लदे टोकरे वाले जनजातीय लोगों के संपर्क में आए। अब हो सकता है कि यहाँ पे पेंच हो, लोह अयस्क से लदे टोकरों ढोने वाले जनजाति। तो बोल रहा कि वो विशिष्ट जनजाति कौन सी थी? वो थी अगरिया। हो सकता है आप लोग संताल में मान लो, मुंडा में मान लो, क्योंकि ये भी छत्तीसगढ़ झारखंड में पाई जाती है, लेकिन इसका अगरिया उत्तर है। इस टाइप के काफ़ी कठिन क्वेश्चन होते हैं, हो सकता है पूछे जा भी सकते नहीं भी। अगला है पान के पत्ते और सुपारी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोल रहा है चरक संहिता सुश्रुत संहिता के पान के पत्तों का कोई उल्लेख नहीं है। जब भी ऐसी एक्सट्री स्टेटमेंट होती है बिल्कुल गलत मानना है इसको। अगर पहला गलत है, पहला गलत है, पहला गलत है, तो 2 और 3 सही है। दूसरा है कालिदास के रघुवंश में पान के पत्ते के चबाने का दक्षिण भारत से संबंध है। पुट्टू पुट्टू में सुपारी पौधे का उल्लेख है। ठीक है, हो सकता है ना, इतना बड़ा ग्रंथ है, कहीं ना कहीं तो उल्लेख आया होगा। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। गुरु अर्जुन देव के निम्न में से किस ग्रंथ में गुरुवाणी का संकलन किया गया? आपको पता है कि गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना करी थी, तो उसी में संकलन किया था इन्होंने। आंसर इज बी। अच्छे क्वेश्चन थे हिस्ट्री में, ऐसा नहीं है। विजयनगर जो कि बहुत ही अच्छी थीम है, बार बार पूछता है। विजयनगर के साथ स्वयं को राय कहते थे, सही है। देव राय, कृष्ण राय। ठीक है, दूसरा है चीन और दक्षिण पूर्व एशिया से अश्वों का आयात होता था। हमें पता है कि अश्व जो है ज़्यादातर अरब से आए जाते थे, अरब और मध्य एशिया से। तो दूसरा क्वेश्चन गलत, दूसरा गलत है।
जब दूसरा गलत है और हमें पता है विजयनगर मसालों वस्त्रों इत्यादि के बाजार के लिए विख्यात है, सही है। तो 1 और 3 सही है इसमें। ठीक है, कुछ चीज़ कॉमन सेंस से भी हो जाती है यार, कॉमन सेंस से भी देखना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने वर्ष 1913 में भारत की प्रथम फिल्म का निर्माण किया था? प्रथम फिल्म का निर्माण किसने किया था? इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। निम्नलिखित में से, और हम इस क्वेश्चन, ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1913 में भारत की प्रथम फिल्म का निर्माण किया था? ठीक है, इसमें जो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए वो ये ढूंढीराज गोविंद फाल्के होना चाहिए, जिनके नाम पे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। इजी क्वेश्चन था ये। अपने पति की मृत्यु के बाद गढ़कटंगा की वीर रानी दुर्गावती ने जिस 5 वर्षीय पुत्र की और शासन का प्रारंभ किया उसका नाम था वीर नारायण। इजी है ये। कश्मीर के निम्नलिखित शासकों में से किसने महापद्म झील के बाढ़ के पानी की फसलों को होने वाली क्षति को रोकने के लिए बड़े कदम उठाने का श्रेय दिया था? आपको पता है कि इनमें से सबसे ज़्यादा कौन है जो अकबर के मतलब अकबर के जैसा ही माना जाता था? कश्मीर का अकबर बोलते थे इनको, जैनुल आबदीन अकबर बोलते थे इसको। ये था ललितादित्य मुक्तापीड़, कालकोटक वंश का था ये, काफ़ी प्रतापी राजा था वहाँ का। उसके बाद है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्या हो सकता है कि कुछ पुस्तक ऐसी पूछ लेता है कि डायरेक्ट भले वो ना पूछे लेकिन आ सकती है ये। तो इसमें इंदुलेखा जो है वो चंदू मेनन ने लिखी है। उमराव जान अदा ये मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा ने लिखी है। सरस्वती चंद्रा तुम्हारी गोवर्धन राम त्रिपाठी ने। छमाड़ 8 गुंटिये फकीर मोहन सेनापति ने। पहला उत्तर सही है इसका। उसके बाद ये भी काफ़ी टफ क्वेश्चन था, ये ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आएंगे मेरे हिसाब से, इनको आप डायरेक्ट देख लेना। मोनोजियो सिंक्लिन दीर्घ और संकीर्ण उथला क्षेत्र जल क्षेत्र होता है ये भूगोल का है ये। उसके बाद है तुम्हारा बी का 4 मार्जिनल जियो सिंक्लिन जहाँ महाद्वीप उपांत मार्स उपांत मिलते हैं। सी का 2 यूजियो सिंक्लिन ज्वालामुखी उत्पादों की उच्च मात्रा वाली जियो सिंक्लिन। फिर होता है मायो जियो सिंक्लिन का है ज्वालामुखी उत्पादों वाली निम्न मात्रा वाली। ठीक है, ये भी हो गया। तो इस तरीके से आज हमने देखा हिस्ट्री के, साइंस के कुछ क्वेश्चन देखे हमने, हिस्ट्री के क्वेश्चन देखे, साइंस के क्वेश्चन देखे। तो इस तरीके से ही क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम केवल अभी फ़िलहाल हिस्ट्री को देखेंगे। ठीक है, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन देखे हमने, साइंस के क्वेश्चन देखे, हमें अंदाज़ा लग गया कि यूपीएससी की किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है और आगामी 2026 के प्रीलिम्स में वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव आगे की वीडियो के लिए हमारे से बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।